हेलो एवरीवन। ठीक है, तो बजट में हमने 2-3 पार्ट पहले पढ़ लिया। अब अगले पार्ट की बात कर लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में प्रायोरिटी जो एरियाज दिए गए हैं उनमें हमने 5 प्रायोरिटीज़ एरिया पढ़ लिया। और फिर मैं कहूँगा जो लोग बाद में पहली बार वीडियो देख रहे हैं निश्चित तौर पर बजट के पिछले पार्ट को देख लें। फर्स्ट सेकंड पार्ट है और कुछ बेसिक्स पार्ट्स को देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं। चूँकि क्लास का वीडियो है तो ऑनलाइन वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो ऑनलाइन वालों को लिए कह रहा हूँ कि बजट के पार्ट दिए गए हैं पहले वाले, वो पार्ट देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, नहीं देखेंगे तो समझ में कम आएगा। ठीक है, तो 6th हमारा क्या प्रायोरिटी है वो है एनर्जी सेक्टर। 6th हमारा एनर्जी सेक्टर है ना, यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के ग्रोथ के लिए। इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि इनिशिएटिव्स विद प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया में पोटेंशियल है, हम लोग बहुत कम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट चाह रही है प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करके हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पावर वगैरह जनरेट करें, जिससे कि कंट्री में पावर की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ना हो। हम ज़्यादा कोल बेस्ड करते हैं, कोल से बहुत प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन भी होता है और कोल ख़त्म भी हो रहा है, तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, है ना। सेटिंग अप भारत स्मॉल रिएक्टर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल मॉडल रिएक्टर एंड द न्यूअर टेक्नोलॉजी फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। तो इसके लिए भारत स्मॉल रिएक्टर्स वगैरह बना करके और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर कहा गया पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रोइंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। पम्प स्टोरेज फैसिलिटी, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए भी, रखने के लिए भी, रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में करने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है। स्टोरिंग ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। ये सब जब डिटेल्स में आएगा तो आप लोग इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भी और साइंस टेक्नोलॉजी में भी ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद AUSC थर्मल पावर प्लांट्स। AUSC मतलब होता है एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, है ना। ये एक थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि NTPC और वेल को मिला करके ये बनने का इसका कि 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट जो है ये जनरेट कर सकता है ना। एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, ये भेल और NTPC दोनों क्या हैं, भेल और NTPC दोनों हैं, महारत्ना है, जानते होंगे आप, सुना होगा नाम महारत्ना, जो कि इंडिया में 13 है। सरकारी कंपनियों के, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपनियों के 3 कैटेगरी हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मीरत्ना, उसी में भेल और NTPC है ना। तो ये किया गया जिसके थ्रू हम लोग जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी को और सेव भी करें, उसका स्टोर भी करें और न्यू एनर्जी सोर्स करें। एनर्जी ऑडिट की बात की गई है। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज टू क्लीनर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री जो हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन देते हैं, इसके लिए भी गवर्नमेंट चाह रही है कि उनका ऑडिट हो और सही से वो क्लीन वेस्टेज प्रोड्यूस करें, जिससे कि दिक्कत ना हो। फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट इन 60 क्लस्टर, नेक्स्ट फेजेस एक्सपेंड टू 100 क्लस्टर। ये सब नंबर्स है जो कि आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिए। इसके बाद इंडिया में चूँकि सोलर एनर्जी का बड़ा ही अवेलेबिलिटी है, बहुत उपलब्ध है। हम लोग उस जोग्राफिकल कंडीशन में है जहाँ पे सनशाइन सालों भर बहुत रहता है इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में, उसका हम लोग बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये शुरू किया गया। 23rd बजट जो आया था जनवरी फरवरी में, उससे पहले ही 23 जनवरी 2024 ये शुरू किया गया था। और इसमें क्या है, वो फैमिली जिनके इनकम जो है 2 लाख रुपये तक हो, लेस हो, 2 लाख से कम हो, उन फैमिली के लिए स्कीम है। इसमें क्या किया गया कि 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। इसमें घर के छत पर उनका सोलर पैनल लगाया जाएगा और उससे बिजली प्रोड्यूस की जाएगी। जानते हैं सोलर एनर्जी तो हो ही रहा, और उसमें जो है अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ प्रोड्यूस होगा। और इसमें 1.2 करोड़ रजिस्ट्रेशन जो है 14 लाख एप्लीकेंट सो फार अभी तक आ गए हैं। इससे क्या होगा कि फैमिली को बिजली भी मिलेगा और फैमिली की सेविंग भी होगी इसमें। तो ये फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके बहुत सारे फायदे होंगे, ये
रिन्यूएबल सोर्स है, इससे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होगा और पुअर फैमिली को जिनकी इनकम लेस देन 2 लाख रुपीज़ है उनके लिए बेनिफिशियर है, ये किया गया। इसके बाद हमारा आता है सेवन्थ प्रायोरिटी, इसके बाद आता है 7th प्रायोरिटी, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने बार बार कहा कि डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वर्ल्ड बैंक कहता भी है कोई कंट्री डेवलप होगा इसके लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस और डेवलप करना पड़ेगा, और कोई कंट्री डेवलप है इसका मतलब उससे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस्ड है। तो गवर्नमेंट लगातार इंफ्रा पे बहुत काम कर रही है और इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है प्रोविजन ऑफ 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया, जो कि जीडीपी का 3.4% है, ठीक है। और 1.5 लाख करोड़ ऑफ स्टेट्स एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन, यानी स्टेट्स को गवर्नमेंट 1.5 लाख करोड़ टोटल स्टेट्स को इतना लोन दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन, सो दैट कि स्टेट्स भी अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें। इसके बाद फेज 4 ऑफ PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये योजना शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2000 को। ये डेट ऑफ बर्थ है अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के लीडर थे उनका, और उसी डेट ऑफ बर्थ पे शुरू किया गया था। उस समय NDA गवर्नमेंट ही थी, उसने शुरू किया था। और इसमें क्या किया गया, ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेंट्स, यानी ऑल वेदर यानी पक्की सड़कें, वैसी सड़कें जो ऑल वेदर चलती हो। पक्की सड़कें होती है, एक होती है कच्ची सड़कें मिट्टी वाली जो ऑल वेदर नहीं काम करती है, उसमें मड वगैरह और पानी वगैरह हो जाता है। ऑल वेदर जहाँ पे पानी ना हो और वो टाइट सरफेस हो जिससे कि लोग मूवमेंट कर सके, ये इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजंस किया है। उसके बाद इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन, अपने कंट्री में एक और इरिगेशन का प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये, एक और इरिगेशन का प्रॉब्लम है और एक और फ्लड का प्रॉब्लम है। तो इरिगेशन बढ़ाना है और फ्लड मिटिगेशन जो है क्या करना है, ये कम करना है, और फ्लड मिटिगेशन जो है कम होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फायदा होगा। इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स विद द एस्टिमेट्स कॉस्ट ऑफ ₹11,500 करोड़ कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक। कोसी मेची ये 2 रिवर हैं जो कि बिहार में है ना। इंट्रा स्टेट, एक इंटर स्टेट होता है 2 स्टेटों के बीच में, और एक इंट्रा स्टेट जो स्टेट्स के अंदर होता है ना। तो ये कोसी रिवर है, ये कहाँ पे है, कोसी रिवर वो जो बिहार का इलाका है वहाँ पाया जाता है, मतलब पाया जाता नहीं, वहाँ बहती है कोसी, है ना। और एक मेची रिवर भी है। मेची रिवर जो है ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट वगैरह में है, और ये प्रोजेक्ट जो है ये 2.1 लाख हेक्टेयर एरिया के लिए ये प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है। और इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, सीमांचल का इलाका है जो बिहार का बॉर्डर एरिया है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया कोसी मेची रिवर कनेक्ट करके। ये मेची रिवर जो है किशनगंज में आती है और ये महानंदा एक रिवर है वहाँ मर्ज कर जाती है। ये नेपाल से ओरिजिन होती है ये रिवर, मेची रिवर। कोसी के बारे में जानते होंगे आप लोग, बिहार के लिए बड़ा फ्लड वगैरह लेके आती है। तो फ्लड को कम करने के लिए इन दोनों रिवर का लिंकिंग हुआ जिससे कि इरिगेशन भी होगा और सीमांचल एरिया में प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। तो ये किया गया। असिस्टेंस फॉर फ्लड मैनेजमेंट एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इन असम, सिक्किम, उत्तराखंड। असम और सिक्किम, उत्तराखंड ये तीनों स्टेट्स भी जो क्या हैं ये फ्लड के लिए बड़े ही मतलब ज़्यादा फ्लड होते हैं यहाँ पर, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काम किया। असिस्टेंस फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन इन हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश के इलाका में भी जो बेसिकली रिकन्स्ट्रक्शन हो, जो लोगों का और डैम वगैरह का और फ्लड जिससे कम किया जाए, इरिगेशन बढ़ाया जाए, ये भी काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये एक आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोसी मेची वाला, जो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन प्रीलिम में भी क्वेश्चन बन सकता है, मेन से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। इंफ्रा में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारे बात किए गए हैं। टूरिज्म अभी इंफ्रा ही चल रहा है, 7th हमारा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। टूरिज्म जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है
इनकम का। और टूरिज्म दोनों होते हैं, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, फॉरेन भी। और इंडिया में, चूँकि इंडिया तो अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया है, हमारे पास बहुत सारे नेचुरल और बहुत सारे हेरिटेज हैं जहाँ पे हम प्रमोट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट टूरिज्म के थ्रू इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट देना चाहती है और उसके लिए डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों टूरिस्ट को प्रमोट करने का बनाया गया। डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर, ये सब जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के बेस पर ही विष्णुपद और महाबोधि ये गया में है, इनके प्रमोट करने की बात गवर्नमेंट जो है कर रही है। बिहार के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट दिया गया, बहुत सारे फंड दिए गए हैं, तो ये किया गया। उसके बाद किया गया राजगीर के लिए। राजगीर भी बिहार में भी है। राजगीर भी बड़ा होली प्लेस है, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों का। राजगीर में तीनों रिलीजन के लोगों के लिए एक होली प्लेस माना जाता है। इसको भी गवर्नमेंट प्रमोट करके टूरिज्म को बढ़ावा देगी और डेफिनेटली बिहार का टूरिज्म भी बढ़ेगा और उससे आपका पूरे कंट्री का टूरिज्म भी बढ़ेगा। नालंदा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी अभी वहाँ पे कई सारे आपको न्यूज़ करंट में देखा होगा, वहाँ का यूनिवर्सिटी शुरू किया गया, अभी सब लोग गए थे वहाँ पर और कई इनॉग्रेशन वगैरह हुए हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को भी और ज़्यादा डेवलप करने की बात चल रही है। उड़ीसा में भी कई सारे हमारे सैनिक ब्यूटी हैं, टेम्पल्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, क्राफ्ट्समैनशिप है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेचुरल लैंडस्केप्स हैं, प्रिस्टाइन बीचेस वगैरह हैं, इन सब में, पुरी वगैरह में, सब जगह, कोणार्क टेम्पल, पुरी, ये बहुत सारी जगह हैं। इन सब को प्रमोट करके गवर्नमेंट कह रही है कि हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। तो ये टूरिज्म इंफ्रा में लिया गया। इंफ्रा में कौन कौन सेगमेंट हैं, फ्लड मिटिगेशन भी है, इरिगेशन भी है, टूरिज्म भी है और अर्बन डेवलपमेंट भी है। इन सब के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्या, टूरिज्म इंफ्रा को डेवलप करके कंट्री को डेवलप करना। और सब क्या है, विकसित भारत 2047 का ये सारे टारगेट हैं, सारे सेक्टर हैं। तो 7th हो गया। अब आते हैं 8th पे। 8th प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? 8 जो है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं बार बार शुरुआत में कहा था कि इंडिया का इनोवेशन वगैरह में उतना ज़्यादा हम लोग खर्चा नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा बजट नहीं होता है। तो इनोवेशन के लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है और इसके लिए ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द, ब्लैक कर लेता हूँ, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, है ना। तो डेफिनेटली ये जो है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड बनाया जाए जिससे कि खूब रिसर्च हो। रिसर्च किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने देखो ना, चाहे फूड आइटम्स हो और चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, चाहे कोई भी आइटम्स हो, शूज़ हो, स्लीपर हो, सब फॉरेन ब्रांड है। मोबाइल हो, कैमरा हो, सब फॉरेन ब्रांड है। वो रिसर्च करते हैं, अपने रिसर्च बहुत कम होता है। रिसर्च के चलते ज़्यादा इनोवेशन, ज़्यादा डिस्कवरी नहीं होता और ज़्यादा हमारे यहाँ नए नए टाइप्स के चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि इस पर हम खर्चा करेंगे। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन एट द कमर्शियल स्केल, और इसके प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करने की बात कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये फंड की बात की गई। स्पेस इकोनॉमी बहुत पोटेंशियल है, पूरा सब कुछ स्पेस में ही होने वाला है, हो रहा है। कहा भी जाता है कि अब वार वगैरह जो होंगे स्पेस से होंगे। सब हम लोग जितने आपसे बातचीत हो रही है या आप वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ स्पेस के थ्रू ही, सेटेलाइट में, मोबाइल के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है। तो स्पेस इकोनॉमी को फोकस करके एक फंड बनाने की बात चल रही है जो कि 1000 करोड़ का है और ये स्पेस इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कंट्री के विकसित भारत 2047 के टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। ठीक है, अब आता है 9th, लास्ट आपका जो प्रायोरिटीज है, ये है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, है ना, यानी अगले पीढ़ी के लिए। हम लोग आजकल लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संपोषणीय विकास, धारणीय विकास या सतत विकास, कुछ भी कह सकते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा इस बजट में रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शन, है ना। इसके लिए अपने यहाँ लैंड रिफॉर्म वगैरह भी, लैंड रिफॉर्म रिलेटेड है, उसके लिए काम नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम लोग लैंड रिफॉर्म वगैरह काम कर रहे हैं। ULPI, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और भू आधार कहते हैं शॉर्ट में इसको, ये गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। इसके थ्रू क्या हो गया, एक 14 डिजिट का ये यूनिक
आईडी होगा, जैसे कि आधार कार्ड है, और इसमें जितने हमारे पास लैंड होगा जिसके पास है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन रखा रहेगा। सर्वे ऑफ मैप लैंड सब डिविजन्स एज पर द करंट ओनरशिप, ये लैंड कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम चलता है अपने यहाँ। देखो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, अगर कैश है, बाकी चीज कैश वगैरह है, अगर आप शेयर में इन्वेस्ट वगैरह किए हैं, बैंक में पैसा FD RD किए हैं, ये गवर्नमेंट जान सकती है पैन नंबर से, आधार से भी लिंक हो गया। लेकिन लैंड असेट्स वगैरह जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसको गवर्नमेंट नहीं पता कर सकती है, और गवर्नमेंट को टैक्स लगाने में या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में कई प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके लिए ये नया शुरू किया जा रहा है, जिससे कि भू आधार, जिससे कि सब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रहे। डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनके पास देख रहा हूँ चेहरे पे शिकन आ जाती है कि सरकार हमारे ज़मीन को जान जाएगी, ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ज़मीन आपके पास रहेगा, लेकिन रिकॉर्ड रहना चाहिए गवर्नमेंट के पास। लिंकेज टू द फार्मर्स रजिस्ट्रीज, फार्मर रजिस्ट्री से लिंक कर दिया जाएगा इसको। लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटाइज विद GIS। अर्बन एरिया में भी किसके पास कितना फ्लैट है, किसके पास कितना बिल्डिंग है, इन सब के बारे में। अगला है डिजिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रियल मैप्स वगैरह, सबका डिजिटल बनाया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री, ये लैंड रजिस्ट्री वगैरह जो भी है इन सब के लिए कंप्यूटराइज करके, डिजिटल करके, क्योंकि इससे डेफिनेटली हमारे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। इसके बाद 2-3 और काम किया गया है इसमें, जो यहाँ पे लिखा गया है, टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, यानी जो क्लाइमेट के लिए प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, इस पर भी इन्हांसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट एडेप्शन एंड मिटिगेशन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, इस पर भी गवर्नमेंट एक अलग सिस्टम ला रही है, जिससे गवर्नमेंट को फंड की दिक्कत ना हो। किसके लिए? जो भी क्लाइमेट वगैरह को प्रोटेक्शन करने के लिए खर्चा करना उस पर। उसके बाद किया कि FDI एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स, FDI और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए FDI जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस पर आपको पढ़ाया भी गया फॉरेन सेक्टर में। तो FDI के लिए भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, रूल्स को सिंप्लीफाई कर रही है, जिससे कि फॉरेन करेंसी आए और इंडियन रुपी में करेंसी आए। सिंप्लीफाइड टू फैसिलिटेट FDI एंड प्रमोट द अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग इंडियन रुपी। हम लोग ज़्यादा डॉलर पे डिपेंडेंट हैं, ये सब फॉरेन सेक्टर के टर्म में पढ़ाया गया क्लास में, आप लोगों को ऑनलाइन वालों को दे दिया जाएगा इस पर। तो हम लोग ज़्यादा फॉरेन करेंसी पे डिपेंड है, डॉलर पे डिपेंड है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या किया जाएगा, बेटर किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि इंडियन रुपी प्रमोट होगा। इस पे इंडियन रुपी से कैसे बेनिफिट होगा इकोनॉमी को, क्या होगा, उस अलग से बताया जाएगा आपको। NPS वात्सल्य, NPS मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, वात्सल्य मतलब बच्चों, बच्चों के फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट जनरेशन है ये, बच्चों के फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि पेरेंट एंड गार्डियन फॉर माइनर्स अ प्लान फॉर कंट्रीब्यूशन, यानी आप सेविंग करें। सुकन्या योजना भी आया था पहले, लड़कियों के लिए था, तो बच्चों के लिए आज सेविंग करें। बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके फ्यूचर में उनको किसी पढ़ाई की या किसी चीज़ की पैसे की दिक्कत नहीं होगी। आप आज मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करें और वो लमसम में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो आपका एक लमसम बड़ा अमाउंट हो जाएगा, जिससे कि ये बेटरमेंट हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ डेटा गवर्नेंस, देखो आजकल पूरा हर जगह डेटा के लिए बात चल रही है, डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, डेटा से ही सब कुछ खेल हो रहा है। तो डेटा के लिए भी गवर्नमेंट, और डेटा का मिसयूज भी हो रहा है। आप फ़ोन पे ऐप डाउनलोड करते हैं, सारा डेटा अपना दे देते हैं, अपना फ़ोन का सारा एक्सेस दे देते हैं, और डेटा का मिसयूज होता है। रोज़ आपको मैसेज, रोज़ आपको कॉल आते रहते हैं। तो डेटा के लिए गवर्नमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ डेटा गवर्नेंस, उसका कलेक्शन कैसे होगा, उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, इन सब पे गवर्नमेंट अपने लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए, और साथ साथ गवर्नमेंट जो है फ्यूचर के लिए भी ये काम करने हैं। ठीक, न्यू पेंशन स्कीम है NPS, a solution that address the relevant issues, protects the common citizens and maintain fiscal prudence will be NPS, National Pension Scheme, sorry, New Pension Scheme। सुना होगा ना आप लोगों ने न्यू पेंशन स्कीम का, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ये अलग से बता दूंगा दोनों में क्या है। तो न्यू पेंशन कई कंट्रीब्यूशन है, कई कन्फ्यूजन है, उसके लिए भी गवर्नमेंट कह रही है कि सोल्यूशन उसका बेटर वे में हो जाए, जिससे कि जो भी कॉमन सिटीजन्स को, उनको कोई दिक्कत ना हो और कोई सा वो फंड वगैरह जो है वो ले सके। ठीक है, तो ये 9 सेक्टर हैं, प्रायोरिटी सेक्टर हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके अगले सेक्टर में, अगले टॉपिक में बजट के, ये हमने फोकस एरिया पढ़ा, थीम पढ़ा और 9 प्रायोरिटी एरियाज पढ़ा।
एक एक करके डिटेल्स में बात की। अब पार्ट बी होता है, ये पार्ट ए था। पार्ट ए में क्या होता है, सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स, प्रोग्राम, पॉलिसी होते हैं। पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में जो है वो बात करेंगे हम लोग कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू वगैरह के बारे में, टैक्स प्रपोजल्स वगैरह के बारे में, वो क्या किया गया उसके बारे में बात करेंगे, और फिर ये बजट का सेगमेंट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू। ब्रेक ले लेते हैं 5-10 मिनट का, और फिर हम अगले सेशन में उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी थोड़ा सा चाय पी लें, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।